दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सहभागिता यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक भागीदारी का अर्थ क्या है, विचारकों द्वारा इसकी प्रमुख परिभाषाएं कौन सी दी गई हैं, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, इसके अलावा राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण या यंत्र कौन से हैं तथा साथ ही आप इसके पक्ष और विपक्ष के प्रमुख तर्कों के बारे में जानेंगे और अंत में आप जानेंगे राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक भागीदारी का महत्व क्या है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीतिक सहभागिता, अर्थ, परिभाषा, अभिकरण व महत्व, इसके पक्ष और विपक्ष में प्रमुख तर्क। दोस्तों आम बोलचाल में राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक भागीदारी के बारे में आप सुनते रहते हैं। राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य घटक होता है। राजनीतिक सहभागिता किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य घटक होता है। सहभागिता से सामान्य अर्थ जैसा कि आप जानते हैं भागीदारी या भाग लेने से लगाया जाता है, लेकिन जब उसमें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना जुड़ जाता है तो उसे राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोस्तों इसका महत्व और भी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नागरिकों की भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व कहा जाता है। दोस्तों किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि जनता की या नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं होगी तो उस व्यवस्था को मृतप्राय कहा जाता है या वो व्यवस्था मृतप्राय हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक सहभागिता या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसका प्राण तत्व या जीवन आधार कहा जाता है। यद्यपि देखा जाए तो अधिकतर देशों में राजनीतिक शक्ति केवल कुछ लोगों में ही केंद्रित होती है। आपने अभिजनवादी सिद्धांत में पढ़ा है कि अधिकतर देशों में जो राजनीतिक सत्ता या शक्ति होती है केवल एक विशेष अभिजात्य वर्ग या कुछ मुट्ठी भर लोगों में ही केंद्रित होती है। फिर भी ये जो सत्ताधारी लोग हैं चाहे कितने भी सबल और मजबूत क्यों न हो, जनसाधारण को राज्य के मामलों में राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा इसलिए है वो चाहते हैं कि राजनीतिक सत्ता को इसके द्वारा सफल बनाया जा सकता है और राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व और निरंतरता लाई जा सकती है। अगर किसी समाज में राजनीतिक कोई अधिकांश जनता राजनीतिक सहभागिता को अवसर नहीं प्राप्त करती है या किसी व्यवस्था में या किसी राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश जनता को राजनीतिक सहभागिता का अवसर नहीं दिया जाता है या इससे वंचित रखा जाता है तो वहाँ बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आधुनिक अवधारणा में या आधुनिक काल में राजनीतिक सहभागिता का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण और मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक सहभागिता का प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में महत्व होता है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, वो परंपरागत हो, आधुनिक हो, लोकतांत्रिक हो या तानाशाही हो, सभी प्रकार की व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक भागीदारी का महत्व होता है। दोस्तों राजनीतिक सहभागिता से आशय क्या है? तो राजनीतिक सहभागिता से आशय राजनीति व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी। एक शब्द में या एक वाक्य में आपको राजनीतिक सहभागिता कहा जाए कि राजनीतिक सहभागिता क्या है, तो राजनीतिक सहभागिता से आशय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है। एक अवधारणा के रूप में राजनीतिक सहभागिता का उल्लेख रूसो और गणतंत्रवादियों के लेखों में मिलता है और राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सहभागिता है इसका विधिवत सूत्रपात व्यवहारवादियों द्वारा किया गया था। जो व्यवहारवादी विचारक हैं उनके द्वारा राजनीतिक सहभागिता या जन भागीदारी, राजनीतिक जन भागीदारी का विधिवत उल्लेख और प्रतिपादन किया गया था। विभिन्न विचारकों द्वारा राजनीतिक सहभागिता की कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं उसके बारे में जानते हैं। एक विचारक हैं हर्बर्ट मैकग्लास्की। इनके अनुसार राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र व्यवस्था में सहमति देने अथवा वापस लेने का एक प्रमुख साधन है।
जिसके द्वारा शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। अर्थात राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जननीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यद्यपि मैकग्लास्की की परिभाषा लोकतंत्रों के संदर्भ में ही है, इसलिए इसे संकीर्ण परिभाषा कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा मैथ्यू और प्रोथो की है। मैथ्यू और प्रोथो के अनुसार दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार है। अर्थात परंपरागत प्रक्रियाओं के अतिरिक्त राजनीतिक निर्णयों के प्रति विरोध व्यक्त करने, समर्थन प्रदान करने, राजनीतिक नेताओं को विरोध या समर्थन पत्र लिखने तथा प्रदर्शन एवं उपद्रव जैसी विविध राजनीतिक क्रियाओं को भी राजनीतिक सहभागिता में शामिल किया जा सकता है। तो ये जो मैथ्यूज और प्रोथो की परिभाषा है बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा राजनीतिक क्रियाओं में कई प्रकार की या विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन्हें राजनीतिक भागीदारी या राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक सहभागिता के मोटे तौर पे दो स्वरूप हैं, विकास परक और लोकतांत्रिक। मत देना और दिलाना, याचिका प्रस्तुत करना, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर अपने हितों के लिए दबाव डालना, रैली निकालना, किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों का विरोध करना राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख यंत्र या औजार माने जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान युग में राजनीतिक गतिविधियों में तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ी है। वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों में तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि होने के साथ साथ राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। हम सभी जानते हैं जैसे गांव के लोग पहले राजनीतिक विचार विमर्श और भागीदारी में थोड़ा उदासीन रहते थे, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ी है, उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है और इन सभी का परिणाम ये हुआ है कि इसी के द्वारा राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। विकसित समाज के प्रत्येक सामाजिक पहलू से राजनीतिक सहभागिता का गहरा जुड़ा हुआ है और इसीलिए लोकतांत्रिक निर्णयन में नागरिकों की भागीदारी को लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त माना जाता है और किसी भी व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी या उनकी जागरूकता को राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता अथवा भागीदारी वह गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप बहुत ही विविधतापूर्ण और विस्तृत है। इसमें वो सभी गतिविधियां या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण में, उनके निर्धारण में, उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक सहभागिता के दो तरीके हो जाते हैं। एक सामुदायिक गतिविधि जिसमें वो परस्पर एक समाज के अन्य सदस्यों के साथ राजनीतिक सक्रियता दिखाता है, और राजनीतिक या जो उसके सामाजिक हथकंडे हैं या उसके जो हथियार हैं, यंत्र हैं सहभागिता के, उनमें वो पारस्परिक भागीदारी करता है। और दूसरा तरीका सरकार और नागरिकों के मध्य जो परस्पर क्रिया होती है उसके अंतर्गत ये भागीदारी निश्चित होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिन्हें हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पे देखेंगे। तो पहले देखते हैं सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले। तो राजनीतिक सहभागिता एक स्वाभाविक लक्षण नहीं है बल्कि राजनीतिक सामाजिकरण का परिणाम है। राजनीतिक सामाजिकरण प्रत्येक व्यक्ति जो संस्कृति होती है, राजनीतिक संस्कृति, हमारी आदतें, विचार, व्यवहार, अभिवृत्तियां, उन सभी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। तो दोस्तों, जो हमारी राजनीतिक अभिवृत्तियां, मनोवृत्तियां हैं, उन सभी का परिणाम राजनीतिक सहभागिता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यवसाय, बच्चों लिंग, आयु, उनके पारिवारिक माहौल,
निवास स्थान, जातीय, धर्म और गतिशीलता, ये सभी कारक राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में ये है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रहता है और आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए व्यक्ति अकेले न रहकर अन्य लोगों से सहयोग करने की स्थिति में जो उसकी भागीदारी होती है, एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करना और एक दूसरे का सहयोग देना, ये उसे राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रेरित करती है। एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता द्वारा राजनीतिक पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है और यह चेतन मनोवैज्ञानिक स्थितियों या मानसिक तनाव की स्थिति से भी प्रेरित हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तिगत समस्याओं से उबरने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं, जन भावना से प्रेरित होकर। तो एक प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है, राजनीतिक सहभागिता को मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो स्थिति ये होती है कि कभी कभी व्यक्ति मानसिक तनाव या मानसिक समस्याओं से उबरने के लिए राजनीतिक सक्रियता या राजनीतिक सहभागिता करते हैं और दूसरे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होकर वो राजनीति में भागीदारी करते हैं। तो तीसरा कारक देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता का तीसरा कारक जो राजनीतिक कारक है, पॉलिटिकल फैक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सहभागिता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक सहभागिता, तो सारी चीज़ों में हो सकती है। लेकिन जो राजनीतिक कारक है, आज का जो हमारा चैप्टर है राजनीतिक सहभागिता, उसके लिए जो राजनीतिक कारक है वो पढ़ना या समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक कारक जो होते हैं वो राजनीतिक सहभागिता को विस्तृत स्तर पर प्रभावित करते हैं। अगर राजनीतिक संचार के माध्यम नहीं हैं अथवा वे अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं, एक प्रकार से सरकारी संस्थाएं जटिल और कठोर हैं, वो नियमों से बंधी हुई और जकड़ी हुई हैं, तो राजनीतिक सहभागिता की संभावना कमजोर होती है। स्वतंत्र गतिविधियां, राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के स्वतंत्र माध्यमों की उपलब्धता, राजनीतिक जागरूकता तथा राजनीतिक प्रभाविता भावना भी राजनीतिक सहभागिता को विस्तृत स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर, उनका वैचारिक स्तर दोस्तों राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिन देशों में राजनीतिक जागरूकता या राजनीतिक शिक्षा जितनी अधिक होती है, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही उच्च और व्यापक होता है। आर्थिक कारकों पे नज़र डालते हैं तो दोस्तों ऐसे विचारकों ने राजनीतिक सहभागिता के आर्थिक कारकों पे बहुत बल नहीं दिया है, फिर भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित अवश्य ही करती है। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते हैं, इसका एक कारक ये हो सकता है, लेकिन अधिकांश विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता पहले से ही धनवान लोगों में अधिक पाई जाती है। धनवान लोग राजनीतिक सहभागिता अधिक करते हैं, जबकि वर्तमान युग में जो विकास प्रशासन या विकास राजनीति का दौर चल रहा है, इसमें सामान्य जन भी अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक सहभागिता में प्रवेश करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण, तो इसे हम शॉर्ट में समझेंगे। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरणों के संबंध में पहला है दबाव समूह। तो कोई भी एक समूह होता है जो सामाजिक हितों या विस्तृत अपने समाज के हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित न होकर सामूहिक हित होता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता का जो प्रमुख अभिकरण है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप, इसे हित समूह भी कहा जाता है। तो समाज के हितों के लिए व्यक्ति दबाव समूह के रूप में सरकार पे अपने इच्छाओं, अपने अधिकारों और अपने हितों की वृद्धि के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है। आरंभक या कानूनी प्रस्ताव तैयार करना, तो जनता आरंभक के रूप में या इनिशिएटिव के रूप में, ये स्विट्जरलैंड में है, जहां पर कोई कानून जरूरी होता है तो वहां पर
जो है जनता वो कानूनी प्रस्ताव तैयार करने का कार्य करती है, जबकि भारत जैसे विस्तृत देश में जो हमारे विधेयक लाए जाते हैं किसी भी संविधान के प्रारूप में, तो वो जो होते हैं दोस्तों वो आरंभक के रूप में लाए जा सकते हैं और इनसे भी राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। राइट टू रिकॉल या प्रत्याह्वान, इसमें क्या होता है, यदि जनता अपने प्रतिनिधियों से खुश नहीं है, उनके कार्यों से खुश नहीं है, तो उसे वापस बुला सकती है। सलाहकार परिषद का गठन इसलिए किया जाता है कि जनता की राय को जाना जा सके। एक सलाहकार परिषद, उसमें जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं और इसके माध्यम से भी जनता की सहभागिता बढ़ती है। सविनय अवज्ञा वो हथियार है जिसके द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की उल्लंघन शांतिपूर्ण ढंग से जनता करती है और वो चाहती है कि इससे सरकार का ध्यान जाए और उस कानून में संशोधन करे या बदलाव करे या उसकी समाप्ति करे। जनमत जनता की राय या जनता का मत होता है जिसका उद्देश्य विस्तृत सामाजिक न्याय और हित की प्राप्ति करना होता है। तो जनमत के द्वारा भी दोस्तों राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है और ये एक प्रमुख उपकरण या अभिकरण होता है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिहिंसा, तो जब ये सभी सामान्य जो कारक हैं, सामान्य अभिकरण हैं, इनसे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जनता की मांगों का, तो वो अंत में राजनीतिक हिंसा पर उतर जाती है और ये सबसे अंतिम और उग्र साधन माना जाता है। तो इन सभी कारणों से राजनीतिक सहभागिता को बल मिलता है और ये सभी राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण माने जाते हैं। दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें सबसे पहला ये माना जाता है कि इससे नागरिकों में सामाजिक और राजनीतिक सजगता और जागरूकता बढ़ती है, लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक सहभागिता या भागीदारी स्वयं राजनीति में भाग लेने वाले या इसकी प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है। विपक्ष में जो तर्क देते हैं दोस्तों, विपक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि सामान्य नागरिकों में इतनी समझ नहीं होती है कि वह नियम और नीतियों की बारीकी को जान सके, इसलिए वह व्यर्थ का विवाद बढ़ाते हैं, सहभागिता नहीं। इसके अलावा कई बार उनके विरोध का तरीका इतना उग्र हो जाता है कि इससे जान माल की अत्यधिक क्षति होती है और बेवजह के आंदोलनों से प्रशासकीय मशीनरी का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं। ये राजनीतिक सहभागिता के विपक्ष में तर्क हैं। इसलिए जो राजनीतिक सहभागिता है उसका विवेकपूर्ण तथा संयमपूर्ण संतुलित उपयोग होना चाहिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए, नहीं तो राजनीतिक सहभागिता कहीं न कहीं समाज के लिए हानिकारक भी हो सकती है। दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता के महत्व को लास्ट में देखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है, राजनीतिक सहभागिता का महत्व, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक सहभागिता जैसा कि आपने शुरू में जाना कि प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करना राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। तो इसका महत्व, सबसे पहला महत्व ये है कि इससे सार्वजनिक समस्या और उसके निराकरण में जनता की भागीदारी बढ़ती है, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है, शासन का विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहायता मिलती है। तो राजनीतिक सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है, इसका सबसे महत्व ये है कि इससे सार्वजनिक समस्याओं के निराकरण में जनता की भागीदारी बढ़ती है, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है, शासन का विकेंद्रीकरण तथा सरकार पर जो सरकार का कुछ बुरी गतिविधियां हैं या भ्रष्टाचार वाली गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने में मदद मिलती है। राजनीतिक सहभागिता उत्तम जीवन का एक आवश्यक अंग होने के साथ साथ उत्तम समाज की अनिवार्य शर्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। राजनीतिक सहभागिता उत्तम जीवन का एक आवश्यक अंग होने के साथ साथ उत्तम समाज की अनिवार्य शर्त भी है और लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता या महत्व जो है वो सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना है। और सही अर्थों में जब लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसकी जागरूकता बढ़ती है, तो उसे सही अर्थों में लोकतंत्र का विकास
कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं, राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण और इसका महत्व क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इसके बारे में हमें बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में राय दीजिएगा। धन्यवाद।